Hello everyone, this is Mukul Sharma and I am a second year MBBS student in Government Medical College। तो आप सभी के लिए काकन परिवार की तरफ से फिजिक्स के लिए 12th क्लास का क्रैश कोर्स हम शुरू करने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। YouTube पे आए, अच्छे से देखें और अपने नंबर को इंक्रीज करके जाएं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर के नाम के बारे में सुनते हैं तो इसका मतलब भी हमको पता होना चाहिए। तो ये जो बेसिकली चैप्टर है ये डील करता है इलेक्ट्रोस्टैट से। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है। नहीं, तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होगा, जो चार्ज है हमारा वो क्या होगा, एट रेस्ट होगा। ठीक, इसको लिख देते हैं। मुझे लगता है यहां तक की बात क्लियर हो गई है। नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। ठीक, अब शुरू करते हैं। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई चार्ज क्या है ना। चार्ज समझते हैं। देखिए चार्ज क्या है, चार्ज भी मास की तरीके से एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो उसका क्या है, आंतरिक गुण है। कहने का मतलब मैं अगर चार्ज की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी कि चार्ज is the intrinsic property of matter due to which it attracts or repel objects। चार्ज क्या होता है, मैटर की तरह। चार्ज क्या होता है, मास की तरह मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो उस मैटर को रिपल्शन और अट्रैक्शन फील कराने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। ठीक, हमने 11 चैप्टर, जो हम 11th क्लास के चैप्टर में हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, उसमें हम क्या करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन निकालते हैं। तो यूनिट तो हमको पता चल गई, अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, बाद में लेटर ऑन मैं तुमको पढ़ाऊंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसमें से क्या होता है, जो चार्ज का फॉर्मूला बनता है वो हमारा क्या बनता है, क्यू बराबर एन ई बनता है। ठीक, और इसी फॉर्मूले को, जो चार्ज का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। आई क्या होती है यहाँ पे, करंट होती है। ठीक है, और टी यहाँ पे क्या होता है, टी यहाँ पे होता है टाइम। तो जो इसकी डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, बताओ। करंट को किससे लिखते थे डायमेंशन में हम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। और टाइम को किससे लिखते थे, टी, टी से लिखते थे। तो इसकी जो डायमेंशन हुई वो क्या हुई, ए टी हुई। यहां तक की बात क्लियर है। अब मैंने जो भी तुमको पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ो, फिर उससे आगे शुरू करते हैं। पढ़ लिया, शुरू करें। ठीक है, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब होती है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हमको एग्जाम वाले एसआई यूनिट ही दें। मान लो उन्होंने हमको क्या दे दी, सीजीएस यूनिट दे दी या फिर कोई अदर यूनिट दे दी, तो अदर यूनिट्स भी देख लेते हैं। अदर यूनिट ऑफ चार्ज,
बताओ क्या क्या होगी अदर यूनिट चार्ज की। ठीक, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक, इसको ESU से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रैंकलिन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी यूनिट जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। उसको हम EMU से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी जो यूनिट होती है वो होती है फराडे। ठीक, सारी बातें भूल जाना, मगर एक बात याद रखना कि चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, और फराडे, एक फराडे कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं, ये बात याद रखने वाली है। बाकी हो सके तुम भूल जाओ, कोई मतलब नहीं, मगर इन दो बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है भाई। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई F। सो 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब। ठीक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट कूलम्ब। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो इसको एक बार पढ़ो, फिर आगे चलते हैं। पढ़ लिया भैया, चले आगे। ठीक है, अब हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो वो कैसे चार्ज होगी, क्या चार्ज करने के मेथड्स होंगे, और ये चार्जिंग किस तरह से होती है, यानी कि कोस क्या है, व्हाट इज द कोस ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं वो उसकी कोस क्या है, ठीक, उसको देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज कोस ऑफ चार्जिंग। कोजेस ऑफ चार्जिंग। ठीक है, यहां तक तो हमने समझ लिया, चलो चार्ज क्या होता है, ये बेसिक बेसिक सी चीजें हमने समझ ली। ठीक, बट हमको ये जानना है कि कोसेस ऑफ चार्जिंग क्या है, हम किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, है ना, और कैसे वो चार्ज होती है, उसका कारण क्या है। सबसे पहला है नंबर 1, मैं क्या करूं, अगर किसी बॉडी को मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, समझिए बात को, किसी भी बॉडी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो वो कैसी चार्ज हो जाएगी, सब बताएंगे, सब बताएंगे, केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो वो कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, हाँ या ना। बस वही कारण है, दो ही कारण है भाई, तीसरा कारण और कुछ नहीं है। या तो क्या करो, इलेक्ट्रॉन दे दो, या क्या करो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो। सही है, अगर मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉडी है, कोई मेरे पास कोई बॉडी है, मान लिया उस बॉडी का नाम क्या है, ए है। सही है भाई, इस ए बॉडी में से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या करा, निकाल लिया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये जो बची हुई बॉडी है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, इफ बी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम a body then बेसिक बेसिक सा है यार सब, है ना, इट इज said to be negatively charged, है ना। अगर किसी भी बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो देन इट इज बॉडी कॉल्ड टू बी द, भाई गलत लिख दिया, पॉजिटिवली चार्ज होगी। सही है, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज में से अगर हम क्या करेंगे, निगेटिव चीज को निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। सही है, जैसे तुम्हारी जिंदगी में से अगर उनको निकाल दें तो तुम भी कामयाब हो जाओ, बोलो मेरे भाई, नहीं। आओ दूसरे पॉइंट पे आए, ठीक है, सीरियसली नहीं है ना, पढ़ने पे ध्यान देना है। अगर मैं किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को जोड़ देता हूं तो क्या होता है, वो बॉडी कैसी हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है। अपने आप लिख लेना, इफ वी एड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू अ बॉडी देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, न्यूट्रल का क्या है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक, बट हमको जो बेसिक जानकारी रखनी है इलेक्ट्रॉन के बारे में वो ये रखनी है कि हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। सही है, हमको ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक, इस बात की हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक बेसिक जानकारी सब लोगों को नहीं होती, इसलिए क्या नहीं होता, उनका सिलेक्शन नहीं होता और ना ही बोर्ड में अच्छा कर पाते हैं। ठीक, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहां लिख दे रहे हैं, वो होता है तुम्हारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 kg।
ठीक है मेरे भाई। और जो इस पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, माइनस में होता है, माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। यहां तक पहले इस बात को नोट करो और इस बात को समझो, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। चले आगे, एक दो क्वेश्चन हो जाए, मजा आ जाए। चलो, इसी कंसेप्ट पे बेस एक दो क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में भी आते हैं, नीट जेई में सब में आते हैं। ठीक, इसके बाद हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। यहां तक अगर सबने लिख लिया हो तो चले आगे, बोलो चले। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन क्या है। एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। प्लस किसने लगाया, बताओ किसने लगाया। तो मैंने क्या किया, इस ए बॉडी में से बी बॉडी को 100 इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए। क्या कर दिए, 100 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दान में दे दिए। क्या मेरी बात क्लियर है। अगर मैं बताऊं तुमको, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो बॉडी ए है, आर आइडेंटिकल, दोनों की दोनों बॉडी कैसी है, आइडेंटिकल है। मैंने क्या किया है, 100 इलेक्ट्रॉन ए बॉडी में से बी बॉडी को दे दिए। सही है। अब मुझको क्या बताना है कि मुझको क्या बताना है, मुझको ये बताना है कि जो मास है बॉडी ए का ज्यादा है बी से, ये बॉडी बी का ज्यादा है ए से, और अगर है तो कितना है, नहीं बताओ, अगर है तो कितना है। मुझे इन दोनों में से एक आंसर चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को मैं 1 मिनट देता हूं, थोड़ा सा सोचो और इस कंक्लूजन पे आओ कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो मैं हूं कराने के लिए, है ना। सोचो, सोच लिया सबने, सोल्व कर लिया, करें सोल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमको ये बात दे रखी है कि जो बॉडी ए है और जो बॉडी बी है, उन दोनों का मास कैसा है, आइडेंटिकल है। तो इनिशियली कैसा, इनिशियली जो मास है वो कितना है इसमें, इसका भी मैंने m मान लिया और इसका भी मैंने कितना मान लिया, m मान लिया। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि जो बॉडी ए है, जो बॉडी ए है वो कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी बी है वो कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज। सही बात है। अगर मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन में मास था, आया ना, था। तो अगर ए बॉडी में से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मैं चार्ज भी दे रहा हूं और साथ साथ में मास भी दे रहा हूं। तो इस बात से हमको बिल्कुल पता चल रहा है कि जो बॉडी ए है और जो बॉडी बी है, उसमें से भारी कौन, बी वाली। क्यों, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है। इस बात को तो मुझे पता चल गया, मगर कितनी भारी होगी ये भी तो देखना है। ठीक, अगर मैंने इस ए बॉडी में से बी को बाहर दिया है, कितने इलेक्ट्रॉनों का, 100 इलेक्ट्रॉनों का, तो इसमें जो मास होगा वो उतना होगा प्लस 100 इलेक्ट्रॉनों का और ज्यादा। तो जो नेट मास होगा बी का, समझ पा रहे हो कितना होगा, एक तो m होगा जो इनिशियल था, प्लस 100 इलेक्ट्रॉनों का 100 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक, और जो नेट मास होगा ए का, वो कितना होगा, इनिशियल माइनस 100 इलेक्ट्रॉनों का मास, इसमें से मैं घटा दे रहा हूं, कितना होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक, इसको समझिए, नोट कीजिए, फिर अगले कंसेप्ट पे चलते हैं।
यहां तक नोट कर लिया, समझ में आ गई बात? अब आगे चलें। भाई जल्दी जल्दी है इसलिए नहीं पढ़ा रहे भाई, क्रैश कोर्स है, आपको पूरा साल हो गया नहीं पढ़ते हुए, अब क्रैश कोर्स में सब कुछ पढ़ाएं तो थोड़ा तो जल्दी पढ़ाना पड़ेगा ना यार, समझो बात को। अरे चले, ठीक है चलो। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, की चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहले मैं लाइन लाइन से लिख दे रहा हूं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, बाद में उनको डिफाइन कर देंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, ये कैसी होती है, स्केलर। दूसरी होती है एडिटिव। थर्ड नंबर वन तुम्हारी फेवरेट, कंजर्वेटिव, है ना, याद करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद आया। फोन नंबर क्वांटाइज्ड, याद करो, इसी क्वांटाइज पे तुमने 5-6 घंटे फूके थे इस एक चीज को पढ़ने के लिए, और आज हम इसे क्या करेंगे, 10 मिनट में खत्म करेंगे। याद है शुरू शुरू में तुमने शुरू करा था, 12th क्लास है भैया, बहुत जोश है हमारे अंदर, क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ये होता है, आज इसको 5 मिनट में खत्म करेंगे। और फिफ्थ नंबर होती है इनवेरिएंट, और 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं क्या होती है, सबको पता भी है, कोई लिखाता नहीं है, ट्रांसफरेबल। और ये प्रॉपर्टी अंडरस्टूड है ना, ऐसा नहीं कि गुरुजी बड़े विद्वान है, ये अंडरस्टूड है, अभी ट्रांसफर कराया तो था चार्ज, ठीक है। अगर यहां तक बात समझ में आ रही हो तो इन प्रॉपर्टी को खोलना शुरू करें, ठीक है। अब सुनो, स्केलर, स्केलर का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रॉपर्टी है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब सिंपल इतना सा है। अब आते हैं एडिटिव की, ठीक, एडिटिव के ऊपर चलते हैं, चले आगे, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एडिटिव। एडिटिव का मतलब यह है कि जो चार्जेस हैं हम उनका क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूं, एक चार्ज है 1 कूलम, एक चार्ज है -2 कूलम, एक है -3 कूलम, एक हमारे पास है +4 कूलम, एक है हमारे पास +2 कूलम, सही है। कहने का मतलब है जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, उन सबको जोड़ के होगा, यानी कि इन सबको साइन के साथ पुट करके उनको जोड़ करके जो नेट आ जाएगा वो क्या होगा, वो नेट चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज है वो कैसे नेचर का होता है, इज एडिटिव इन नेचर, यानी कि हम उसका एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं, इतनी सी बात है। जोड़ो, 1 कूलम -3 कूलम +2 कूलम, ठीक, और चलो -2 कूलम और क्या कर देंगे +4 कूलम, बताओ कितना आया, बोलो कितना आया, बताओ जोड़ो, 2 कूलम से 2 कूलम कट गया, ठीक, कितना आ जाएगा, 2 कूलम आ जाएगा, सही है। चले आगे, ठीक। अगली प्रॉपर्टी क्या थी, अगली प्रॉपर्टी थी नंबर थर्ड, कंजर्वेटिव, ठीक, इसी को ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसी को, लिख लेना, ठीक। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट charge can never be produced or destroyed, but it can transfer from one body to another body। ये जो स्टेटमेंट लिखा है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि खाने की तरह, सब्जियों की तरह हम इसको बना नहीं सकते चार्ज को, हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको बना नहीं सकते हैं, समझ रहे हो, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक। अब ये समझ में कैसे आएगा, याद करो, पीछे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था,
कहां गया, ये रहा। इसमें मैंने चार्ज को भगोने में बना के तो नहीं दिया था भाई, इसको एक बॉडी में, इसके पास चार्ज था बॉडी के पास, भले ही ये न्यूट्रल थी, हमने क्या करा इसमें से 16 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसका चार्ज निकाला, इस बॉडी को दे दिया। समझ रहे हो, तो यही है। ठीक, और जो दूसरा स्टेटमेंट रहता है इसका, वो क्या रहता है, दूसरे स्टेटमेंट में भी जाएंगे हम। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स और आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, रिमेन कंजर्व। अब इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब जो ब्रह्मांड का पूरा जो चार्ज है और जो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो पूरा चार्ज है वो कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम बाहरी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। समझ रहे हो, अगर वो अकेला पड़ा है तो उसको अकेला रहने देंगे, ठीक, सिंगल से मिंगल नहीं होंगे। समझ रहे हो, वो होता है आइसोलेटेड। ठीक, अब बात सुनो मेरी ध्यान से, अब इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। उन्होंने बोला है कि अगर मैं क्या करूं, इस चार्ज, इस पूरे के पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर दूं, कैसे आइसोलेट कर दूंगा, अब देखो जरा। ठीक है, मान लेते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम है पूरा का पूरा, यही वाला जो था। ठीक, इसमें भारी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, ए था, बी था, ए था और क्या था, बी था। हमने क्या करा था, हमने क्या करा था, ए में से 100 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, बी को दे दिए थे। ठीक, यही तो करा था हमने, ए में से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल के बी को दे दिए थे। तो यहां क्या हुआ था, इस पे ए पे कितना चार्ज आया था, 100, और बी पे कितना आया था, माइनस के 100 आया ना, यही तो आया था। अब बताओ इसमें नेट चार्ज बताओ कितना है। मैंने क्या करा था, इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन क्या करे थे, इसको दिए थे, हाँ या ना, इन पे भी कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इसमें से निकाल के इसको मैंने क्या करे, 100 इलेक्ट्रॉन दिए। इस प्रोसेस में मैंने क्या करा, 100 इलेक्ट्रॉन दिए एक दूसरे को, हाँ या ना। तो इस पे जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। और इस पे अगर नेट चार्ज की अगर मैं बात करता हूं, कितना आएगा, माइनस के प्लस के 100 चार्ज इस पे आ गया और माइनस के 100 चार्ज इस पे आ गया, कट कटा के कितना आ गया, ये भी 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेट चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का या फिर यूनिवर्स का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। भाई स्पीड थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, सही है, इसलिए स्पीड थोड़ी तेज रहेगी। ठीक, चौथी जो प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्वांटाइज्ड। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब समझो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। अब समझो बात ध्यान से, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि लिमिटेड अमाउंट में, ऐसी क्वांटिटी जो कि क्या हो, किसी लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास हो। लिमिटेड का मतलब यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी पेंसिल स्टोर पे गया, मैं किसी पेंसिल स्टोर पे गया, ठीक, पेंसिल स्टोर पे मैंने क्या किया, भाई मुझे आधी पेंसिल दे दो। ऐसा नहीं वो आधी पेंसिल तोड़ के देगा, आपको पूरी पेंसिल चाहिए। तो उसी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, अगर मुझे किसी भी बॉडी को चार्ज अगर देना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मैं आधा इलेक्ट्रॉन दूंगा, मुझको क्या करना पड़ेगा, पूरा, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, या फिर जैसे या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, या फिर क्या कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं। ऐसा नहीं कर सकता कि भाई इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज किस अमाउंट में प्रेजेंट हो, अवेलेबल अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो कि अवेलेबल अमाउंट में प्रेजेंट हो, समझ रहे हो। तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, एक पेंसिल की, तो ये एक पेंसिल दे सकता है तुमको, आधी पेंसिल नहीं दे सकता, समझ रहे हो, आधी पेंसिल नहीं दे सकता। अगर मुझे किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो मुझको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देनी पड़ेगी वो एक देनी पड़ेगी, आधी नहीं दे सकता मैं, समझ रहे हो। ये कंसेप्ट कैसा है, इस कंसेप्ट को हम कहां समझेंगे, इस कंसेप्ट को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में समझते हैं कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाला हमने, समझ रहे हो। जब हम न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें होता क्या है, चलो तुमको बता दे रहा हूँ बेसिकली। जब हम न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें ये होता है, समझो बात ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, सही है।
और यहाँ पे ऑर्बिट में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन समझ लो। ठीक, अब होता क्या है, ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा वो रिश्ता किसका होगा बताओ, वो रिश्ता किसका होगा, अट्रैक्शन का होगा। वो रिश्ता किसका होगा, अट्रैक्शन का होगा। तो इसमें जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, जो कि आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। भाई इसको इसको मैं बता रहा हूं कैसे होता है, इसको समझाऊंगा कहां पे, मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगी होती है वो लगी होती है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, वो जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r⁷ के। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक, इन दोनों के बीच का संबंध, इन दोनों के बीच के संबंध से कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनका ब्रेकअप हो जाएगा। समझ रहे हो, प्रोटॉन प्रोटॉन को नहीं छोड़ना चाहता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं छोड़ना चाहता, मगर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ भी रिश्ता है, मगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रिश्ता कैसा है, कमजोर है। इन दोनों का रिश्ता कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए ब्रेकअप किसका सबसे जल्दी होगा, इनका होगा। इसलिए अगर मुझे निकालना हो तो मैं प्रोटॉन नहीं निकाल सकता, क्या निकलेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दूं मैं, कैसा निकलेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। समझ रहे हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको और ही ग्लोरीफाइड तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो इतना समझो। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी, किसी भी बॉडी को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन देना हो तो मैं क्या करूंगा, अवेलेबिलिटी अमाउंट में ही दे पाऊंगा। वो किसके अमाउंट में होगा, किसके प्रोपोर्शनल में होगा, एक इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, यहां से क्या निकल, अगर मुझे किसी भी बॉडी को कोई भी चार्ज देना है तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर दूंगा, या तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, या क्या दूंगा मैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। ठीक है, जहां पे एन की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक वेरी कर सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। ठीक, तो जो चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, इनवेरिएंट नेचर। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ठीक, उस पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। या फिर कहीं अगर तुमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे रखा हो तो भी बात ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए अगर किसी चार्ज की, अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा है, अगर q v वेलोसिटी से जा रहा है, अगर मैं उसी चार्ज पार्टिकल को 2v वेलोसिटी के साथ चलाता हूं, अगर इस चार्ज ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 कूलम है, तो 2v वेलोसिटी के साथ चलने के बाद भी वो क्या रहता है, 1 कूलम ही रहता है। अगर इसका चार्ज 1 कूलम है तो बाद में 2v वेलोसिटी के साथ, दुगनी स्पीड के बाद, दुगनी वेलोसिटी के बाद भी कितना रहता है, 1 कूलम रहता है। मगर इसके मास के साथ ऐसा नहीं है। तो इसलिए चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इनवेरिएंट नेचर है। समझ रहे हो, बट किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है उसको देखते हैं। ठीक, आइंस्टाइन ने एक रिलेटिविस्टिक थ्योरी दी थी, उसकी जो इक्वेशन है वो ये होती है m0 1 - v² / c²। अगर मैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं तो ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है v²/c², ये भी, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ेगा तो 1 - v²/c² वाला टर्म जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही ये पूरा का पूरा टर्म घटेगा, नीचे वाला घट जाएगा, वैसे ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब जो मोटी माटी बात है वो ये है कि ये याद रखना है कि चार्ज कैसा होता है, इनवेरिएंट नेचर का होता है। ठीक, बट अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिक चार्ज की, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है इज द रेशियो q/m। तो ये जो होता है ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे भैया। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। अच्छा, ये डिपेंड क्यों कर रहा है,
क्योंकि इसमें टर्म कौन सा आ रहा है, एम का टर्म आ रहा है, और एम किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कि स्पेसिफिक चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और जो चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैंने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ा दी, उससे क्या होगा, मास बढ़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, जो ये क्यू बाय एम वाला टर्म है, स्पेसिफिक चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां तक की बात क्लियर है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें। कल को इससे अगला जो लेक्चर है वो हम देने वाले हैं।